हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज। इसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा में। पिछले पार्ट 9 में आपने जाना कि किस तरह महाराणा प्रताप ने और उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में अपना महाभयंकर पराक्रम दिखाया और मुगलों को मेवाड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह ये उनकी एक बहुत ही बड़ी विजय थी। और उसी के साथ ही उन्होंने लगातार कई दुर्ग जीते, कई मेवाड़ के इलाकों को मुगलों की कैद से आज़ाद कराया, उनकी गुलामी से मुक्त कराया। और इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। अब जैसा कि इतिहास में विदित है कि जब शांति आती है, युद्ध खत्म होते हैं और उस इलाके में शांति स्थायी रूप से शांति स्थापित हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ सुख संपदा वहाँ की बढ़ती है और निर्माण इत्यादि स्थापत निर्माण जैसे कार्य होते हैं। इस पार्ट में हम यही जानेंगे कि युद्ध खत्म होने के बाद मेवाड़ का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। तो चलिए जानते हैं। दिवेर युद्ध के बाद कई क्षेत्रों को मुगलों की गुलामी से मुक्त कराने के बाद अब महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने सातवीं और आखिरी बार प्रताप को पकड़ने जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, किंतु वह भी असफल होकर लौट गया। इस प्रकार सन 1576 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक लगातार 8 बार हुए भीषण आक्रमणों के बाद भी महाराणा प्रताप परास्त नहीं हुए। अकबर को हर बार हारकर वापस लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप को एक प्रतापी शासक और अजय शासक जानकर अकबर ने ही अपने पैर पीछे कर लिए और उसके बाद उसकी मृत्यु तक उसने उनके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं किया। और यह मेवाड़ को अपने कदमों में झुकाने का उसका जो सपना था वह सपना ही रह गया। सन 1584 से 1597 तक का काल मेवाड़ के पुनर्निर्माण का काल है। इस दौरान नई भूमि व्यवस्था, सैन्य निर्माण, सड़क, कृषि, सार्वजनिक हित के क्षेत्रों में प्रगति हुई, जिससे महाराणा प्रताप का शांति काल के महानायक का रूप उभर कर सामने आया। चावंड में राज्याभिषेक पद्धति विकसित हुई। इसी समय चावंड शैली की चित्रकला और साहित्य का सृजन हुआ। किलों, महलों, मंदिरों का निर्माण करवाया गया। कमोल, कमलनाथ, चामुंडा माता, जावर, बदराना के मंदिर आज भी इसके साक्षी हैं। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने अनथक परिश्रम से मेवाड़ को धन धान के वैभव से परिपूर्ण कर दिया। एक बार एक आदमखोर बघेरा चावंड के आसपास आ गया। उसने अनेक व्यक्तियों तथा गायों को मारकर उसका भक्षण कर लिया, यानी उन्हें खा लिया। तब गोभक्त महाराणा प्रताप ने ही उसका शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन उसे देखकर मारने के लिए तीर से उस पर प्रहार किया तो बघेरा घायल होकर गिर गया। तब महाराणा प्रताप ने उस पर अपनी कटार से हमला बोलकर उसे मार दिया, किंतु इस संघर्ष में उनकी आंतें खिंच गईं, जिससे प्रताप अस्वस्थ रहने लगे। और आखिरकार 19 जनवरी 1597 ईस्वी को शांतिपूर्वक अमर सिंह व सामंत को मेवाड़ सुपुर्द कर उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उनकी मृत्यु हो गई। चावंड से 3 किलोमीटर दूर बंडोली ग्राम में केजड़ के तालाब के पास विधि विधान से अमर सिंह ने महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया। उस स्थान पर वर्तमान में उनकी छतरी यानी उनका पुण्य स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा हुए। अमर सिंह के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई है वह चूंडावत और सख्तावतों का युद्ध जाना जाता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हुई जिसमें जहांगीर से उन्होंने एक संधि की, जो कि विजय संधि ही कही जाती है, लेकिन संधि के बावजूद भी उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया और ना ही मेवाड़ का महाराणा मुगलों के दरबार में सलामी देने गया। ये संधि एक तरीके से स्वतंत्रता का ही एक रूप थी, ना कि जैसा कि कई वीडियो में बताया जाता है कि उन्होंने अपना सिर झुका दिया और महाराणा प्रताप का सिर नीचा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महाराणा अमर सिंह ने भी 18 युद्ध लड़े थे मुगलों के विरुद्ध और सभी में जीत प्राप्त की थी। और उन्होंने मेवाड़ को उसी तरह बरकरार रखा जिसके लिए महाराणा प्रताप ने मेहनत की थी, क्योंकि उन्होंने खुद उनका संघर्ष देखा था, उन्होंने खुद युद्ध लड़े थे और जो भी अत्याचार हुआ था मुगलों के द्वारा राजपूतों पर या निर्दोष जनता पर, वो भी उन्होंने देखा है। इसलिए किसी भी कीमत पर वह सिर नहीं झुका सकते और यही परंपरा इनके आगे की वंशजों ने भी जारी रखी, जो कि आज तक जारी है। तो अब जानते हैं वो क्या घटना हुई थी
जो काफ़ी फेमस है। महाराणा अमर सिंह के समय चुंडावतों व शक्तावतों में युद्ध में जाते समय हरावल में कौन लड़ेगा, इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा हो गई। हरावल क्या होता है कि युद्ध में जो जाते हैं सेना, तो उसमें सबसे आगे कौन रहेगा, जो सबसे पहले ही सामने वाली सेना से भिड़ेगा। इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा हुई, क्योंकि यह एक सम्मान की बात थी। सबसे आगे खड़े रहने वाले को और सबसे आगे टक्कर लेने वाले को हमेशा सम्मान दिया जाता था। और युद्ध में भी सबसे ज़्यादा साहसी और वीर ही भी वही माना जाता था, क्योंकि जो सबसे आगे रहता है उसे ही सबसे ज़्यादा हानि भी उठानी पड़ती है। चूंडावतों को यह अधिकार चूंडा के समय से ही मिला हुआ था। ये वही चूंडा है जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जो कि मेवाड़ के भीष्म नाम से जाने जाते हैं। तो उनके समय से ही चूंडावतों को हरावल में लड़ने का अधिकार मिला हुआ था। किंतु शक्तावतों, जो कि शक्ति सिंह के वंशज थे, उन्होंने महाराणा से अपनी योग्यता साबित करने के लिए हरावल में रहने का अधिकार मांगा। महाराणा अमर सिंह के लिए यह विवाद समस्या बन गया, किंतु महाराणा ने बुद्धिमानी से रास्ता निकाला। उन दिनों उदयपुर से चित्तौड़ की तरफ 35 किलोमीटर दूरी पर ऊंटाला का दुर्ग, जो कि वर्तमान में वल्लभ नगर कहलाता है, मुगलों के अधीन था। महाराणा ने चूंडावत व सक्तावत सरदारों से कहा कि इस किले में जो पहले प्रवेश कर लेगा उसे ही आगे से हरावल का अधिकार मिलेगा। दोनों सरदारों ने अपनी अपनी सेनाएं सजाकर ऊंटाला दुर्ग को विजय करने के लिए प्रस्थान किया। शक्तावतों ने सीधे ही दुर्ग के प्रवेश द्वार पर आक्रमण किया, किंतु किले के द्वार पर बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगी थीं, जिस कारण द्वार खोलने की चेष्टा सफल नहीं हो पा रही थी। हाथी कीलों के डर से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तब सक्तावत सरदार बल्लू सिंह ने स्वयं अपने को द्वार के सामने खड़ा कर दिया तथा महावत को द्वार पर टक्कर मारने का आदेश दिया। महावत ने आनाकानी करी, परंतु बल्लू सिंह की कड़कती मुद्रा देखकर अंत में उसने हाथी को आगे बढ़ाया। हाथी ने सामने खड़े सरदार के सीने पर जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के जोर से द्वार तो टूट गया, किंतु बल्लू सिंह सक्तावत के शरीर के चितड़े चितड़े उड़ गए। उन्होंने अपने विजयी अभियान में अभिमान की रक्षा हेतु अपना बलिदान दे दिया। उधर चूंडावत सरदार जैद सिंह बहुत अनुभवी थे। वे किले के पीछे की तरफ के परकोटे पर सीढ़ी लगाकर प्रवेश करने लगे। उन्हें ऊपर चढ़ते देखकर मुगलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से जैद सिंह घायल होकर सीढ़ी से नीचे गिर पड़े। अंदर पहुंचने में कहीं देरी ना हो जाए, यह सोचकर जैद सिंह चुंडावत ने अपना सिर काटकर परकोटे के अंदर फेंकवा दिया। तब पास में लड़ रहे देवगढ़ के सरदार जैद सिंह की देह को अपनी पीठ पर बांधकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए तथा मुगल सैनिकों को मारते हुए सेना सहित किले में प्रवेश कर लिया। इसी समय जब सक्तावतों ने हर्षोल्लास से विजयी जयघोष कर द्वार की ओर से प्रवेश किया, तो उन्हें वहां अंदर चूंडावत सरदार का कटा हुआ सिर मिला। चूंडावत व सक्तावत सरदारों के इस अपूर्व बलिदान के कारण महाराणा अमर सिंह ने दोनों को हरावल के बाएं व दाएं पार्श्व का अधिकार दे दिया। यानी हरावल में दोनों ही पक्ष लड़ेंगे, एक बाएं तरफ से हमला करेगा और दूसरा दाएं तरफ से। अमर सिंह की मृत्यु के बाद सन 1620 ईस्वी में उनके पुत्र कर्ण सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। मेवाड़ की राजधानी अब उदयपुर हो गई थी। महाराणा कर्ण सिंह के बाद उनके पुत्र जगत सिंह गद्दी पर विराजमान हुए। उन्होंने ईस्वी सन 1652 में उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस समय शाहजहां गद्दी पर बैठा हुआ था। महाराणा जगत सिंह का स्वर्गवास भी इसी वर्ष हो गया और उनके बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा राज सिंह विराजमान हुए। इनके समय की एक घटना आती है जब शाहजहां को बादशाह बनने में सहयोग करने वालों में भाण सोनगरा के पुत्र गोकुलदास का प्रमुख योगदान था। इसी कारण बादशाह ने उसे बुलाकर मनसबदार नियुक्त कर दिया। एक बार सन 1635 ईस्वी में बादशाह शाहजहां ने अजमेर में चारणों की कविता पाठ से नाराज होकर उन्हें जेल में डाल दिया तथा यातनाएं देने का निर्देश दिया। चारणों को छुड़ाने के सभी प्रयास विफल हो जाने पर उनके संबंधी गोकुलदास के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि वे शाहजहां से कहकर उन चारणों को छुड़वा दें, किंतु बादशाह ने गोकुलदास को भी इनकार कर दिया। गोकुलदास ने चारणों के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा का भी उल्लेख किया, किंतु शाहजहां चारणों को छोड़ने को तैयार नहीं था, किंतु गोकुलदास को भी नाराज नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने एक कठिन शर्त लगा दी और कहा, यदि तुम चारणों की मुक्ति के बदले में उतनी ही संख्या में हिंदुओं के सिर लाकर के मुझे दो तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। बादशाह ने सोचा कि गोकुलदास शर्त पूरी नहीं कर पाएगा और बात रह जाएगी, किंतु गोकुलदास ने हाँ कर ली और कुछ समय मांगा। बलि के लिए व्यक्तियों को वह लेने चला गया।
गोकुलदास ऐसा प्रभावशाली था कि जिस राजपूत को बलिदान के लिए कहा वो तैयार हो गया। उसने अपने साथ 20 व्यक्ति लिए और बादशाह के सामने उपस्थित हो गया। बादशाह ने देखा और कहा, चारण तो 21 हैं किंतु व्यक्ति 20। तो गोकुलदास ने कहा कि मैं हूँ 21वां व्यक्ति। बादशाह उसका साहस, दृढ़ता तथा बलिदानी स्वभाव देखकर दंग रह गया और प्रसन्न होकर चारणों को मुक्त कर दिया। ऐसे राजपूत वीरों के कारण ही मेवाड़ी संस्कृति गौरवान्वित हुई है। किंतु शाहजहां तो सिर्फ रक्त देखना चाहता था। महाराणा राज सिंह जब विराजमान हुए तो उनके बारे में बताया जाता है कि महाराणा राज सिंह अत्यंत वीर, बुद्धिमान और हिंदू धर्म रक्षक थे। इसी समय दिल्ली पर शाहजहां का शासन था। उसी अंतिम अवस्था का लाभ उठाकर राज सिंह ने शाही मुल्क को लूटकर अपने राज्य का विस्तार किया। शाहजहां की अस्वस्थता के कारण हुई उत्तराधिकार की लड़ाई में उसका पुत्र औरंगजेब सफल हो गया। उसने उसने शाहजहां को कैद कर स्वयं को बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद उसने हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए। चिंतामणि मंदिर अहमदाबाद, सोमनाथ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ आदि बड़े बड़े मंदिर तोड़कर उसने उनके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी, यानी गुंबद खड़ा कर दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में मंदिरों को नष्ट करने के लिए उसने स्थान स्थान पर अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रकार हिंदुओं के हजारों मंदिरों और मूर्तियों को उसने तोड़वाया। कुछ जगह तो मंदिरों को आधा तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद नुमा गुंबद बनवा दिया और उसे मस्जिद रूप में ही प्रचारित करवा दिया, जो कि आधा मंदिर था आधा मस्जिद था। ऐसा कई जगह हुआ जहाँ अंदर मूर्तियां तो बनी हुई हैं लेकिन बाहर से वह मस्जिद नुमा संरचना बनी हुई है, जिस कारण उसे मंदिर कहने की जरूरत कोई नहीं कर पाता था। इन सब क्रियाकलाप से महाराणा राज सिंह उससे अप्रसन्न हो गए। अब इसके पश्चात किस तरह उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारी शासन के बावजूद भी मेवाड़ को उसके अत्याचार से मुक्त रखा और वहाँ एक भी मंदिर मूर्ति नहीं टूट पाई, और किस तरह उन्होंने मथुरा से लाई गई भगवान कृष्ण की मूर्ति का संरक्षण किया, जो कि आज श्रीनाथ जी मंदिर नाम से जानी जाती है। यह सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे, अगले पार्ट में जानेंगे। इसके अलावा एक दो घटनाएं और बची हैं, उसके बाद यह सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर भी फॉलो कीजिए, उसको भी फॉलो कीजिए, ताकि भविष्य में मिलने वाले सभी वीडियो और जीएस और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियो और पीडीएफ होंगे वह उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।